अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 2, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। अब ये हमारी इकोनॉमी की क्लास का क्या सेकंड चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप आई एम एबल टू give you a comprehensive understanding of this chapter. So इस चैप्टर को अगर हम देखें तो वी कैन लाइक divide it into the outline of the chapter is as follows, just as introduction, decision making किस तरह से होती है, technologies and innovation क्या है, economic models क्या है, capitalism and climate के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start. So first is the introduction. So if we develop the context from the previous one, so हमें यही पता चला जो हमने पिछली हिस्ट्री देखी और चीज़ें देखी. So what we have tried and what we have tried to understand is that for rapid and consistent increase in income and living standard is possible due to technological progress. हमने मार्थिसियन की थ्योरी पढ़ी, हमने और एविडेंसेस पढ़े, उसमें यही पता चला कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी दुनिया में तो ग्रोथ नहीं थी, पॉपुलेशन इंक्रीज करती, वेज रेट कम होता और वो एक विशियस साइकिल चल रहा था. लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो इन दोनों ने साथ साथ ग्रो करना शुरू किया, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती गई लेकिन साथ साथ वेज रेट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता रहा. So now what which debate has been started. However, with those changes, there are they haven't started at once, but it took time or it took almost 200 years. So अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि how did that technological revolution start and why did it start earlier. कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ी और कब स्टार्ट हुआ. उससे पहले 1800 से पहले क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों को, और उसके 1800 ही क्यों वो दिन था या वो साल था जिसमें ये स्टार्ट हुआ है. अगर हम देखें इन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस को, अगर ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ पोज करती हूँ और मैं पूछूँ कि व्हाई डिड इट स्टार्टेड आफ्टर 1800, व्हाट वाज दैट कॉमन फैक्टर या व्हाट वाज दैट थिंग दैट हैव मेड पीपल थिंक टू कम अप विद टेक्नोलॉजी. अगर हम ब्लैक डेथ को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, सर्वाइवल के मॉड को देखते हैं, एक कॉमन सेइंग है, necessity is the mother of invention. So whenever they need different resources, they need abundant resources because there were population, there were people, they demanded different things, but the resources were scarce and limited. हमने भी अपने दादा पर दादा दादियों से सुना ही होगा, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि उन्होंने यही कहा था कि एक ही मलमल का या कॉटन का सूट होता था, वो बार बार पहना जाता था और थोड़ी सी रोटी के ऊपर या थोड़ी सी सब्जी के ऊपर गुजारा किया जाता था. सो व्हाट वाज दोज थिंग्स, इट वाज बिकॉज क्योंकि स्पेशलाइजेशन थी नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, जो लोग उगाते थे बनाते थे वो खुद ही इस्तेमाल कर लेते थे और इतनी ज़्यादा एडवांस यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी थी नहीं जिसकी वजह से लोग उनका जो प्रोडक्टिविटी थी, पर आवर प्रोडक्टिविटी थी, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि ह्यूमन हैंड से आप कितना आटा गूंद सकते हैं, सॉरी कितनी चक्की पीस सकते हैं और कितना उससे आटा निकाल सकते हैं, या ह्यूमन हैंड से आप कितने रुई के गालों से तार काट सकते हैं और फिर उससे पहले तार काटेंगे और फिर उससे धागा बनेगा, फिर उसके बाद उससे क्लोथ बनेगा, फिर डाइंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, देन यू कैन यूज इट. सो दिस इज हाउ लाइक पीपल हैव थॉट कि ह्यूमन हैंड से आखिर कितना हम काम करेंगे जिससे ये इस तरह से चलता जाएगा. दिन में यही 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमने और काम भी करने हैं और सारे के सारे का काम ह्यूमन हैंड से होते थे. देयर वाज नो टेक्नोलॉजी. So that's why they have thought of different processes और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा था. हर ये सोच रहा था कि आखिर हमने कब तक इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है और दिन में आखिर में आउटपुट इसका बहुत कम है. So with the invention of a wheel, everything started मैकेनाइजिंग और उसी से ही आहिस्ता आहिस्ता से टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनलाइज हुई और फिर हमारे पास
टेक्नोलॉजिकल पूरा पूरा रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री सेटअप हुई और फिर दुनिया आगे चलती गई. So this is how it has started. It has not started earlier because they didn't need to. And that was the time when there was abundance of population and scarce resources. So that they demanded more of the resources. That's why they have moved toward technology, taken the help of technology and given different intervention. जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छा खासा देख लिया है. अब अच्छा जी. सो अगर अगर हम आते हैं डिसीजन मेकिंग की तरफ, सो वी नो दैट पीपल हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू डू टेक अ डिसीजन फॉर डिफरेंट थिंग्स. अगर हम नॉर्मल लाइफ में जिस जिस किसी चीज़ का भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डिफरेंट कॉस्ट चेक कर लेते हैं. इनफैक्ट कॉस्ट चेक कर लेते हैं कि नुकसान फ़ायदा नुकसान क्या है हमें. अगर फ़ायदा ज़्यादा होता है नुकसान से तो देन वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन, अदरवाइज वी विल नॉट गो. सो अगर हम एज एन इकोनॉमिस्ट हम सोचें, सो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और इकोनॉमिक कॉस्ट की. इकोनॉमिक कॉस्ट में तो सारी की सारी जो भी कॉस्ट उस चीज़ की हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आती है फॉर बाइंग द प्रोडक्ट और बाइंग द रॉ मटेरियल, और फिर उसको हम ऐड कर देते हैं विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं. वेयर एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और उसकी जो कॉस्ट आ रही है. लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉय नेम अहमद and he's a good manager and he has the skills to manage his office. So वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और उसको तकरीबन 1 लाख के करीब कोई तनख्वाह मिल रही है. अब वो उसका जी चाह रहा है कि वो कुछ और बिजनेस भी करे, चूँकि उसका वो आगे उसको पैसों की काफ़ी ज़रूरत है. तो उसने कहा कि लेट्स एक्सप्लोर सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो मीनवाइल ही वाज असेसिंग टू स्टार्ट अ बेकरी बिजनेस. अब उसने सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सारी चीज़ों की कॉस्ट लगा के इन्वेस्टमेंट लग करके अब उसने यही कहा कि मेरा पे बैक क्या आएगा. अगर तो उसका पे बैक 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा है, 1 लाख एक लाख 150 या 2 लाख तक आ रहा है, देन ही विल सिंपली चूज द बिजनेस ऑप्शन. और अगर उसका पे बैक कम आ रहा है, 1 लाख रुपए से कम आ रहा है, सो ही विल नॉट गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. और वो कहेगा कि नहीं इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं मुझे हो रहा. सो दिस इज़ हाउ वी थिंक. सो इन केस ऑफ लाइक इकोनॉमिक कॉस्ट हम नॉर्मली चेक करते हैं कि हमारे पास उसकी डायरेक्ट क्या कॉस्ट पड़ रही है हमारे पॉकेट के ऊपर, और साथ में हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, जस्ट एज गिवन इन द डेफिनेशन ओवर हेयर. सिमिलरली अगर हम रिजर्वेशन ऑप्शन की बात करें, सो रिजर्वेशन ऑप्शन इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. उसको हम रिजर्वेशन मतलब रिजर्व में हमारे पास ऑप्शन है कि वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, वी कैन अवेल इट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिजर्वेशन ऑप्शन. सो अगर हम कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. इनफैक्ट ये दोनों अल्टरनेटिव वेज हैं कि उसको कभी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं और कभी हम इसको रिजर्वेशन ऑप्शन कहते हैं कि वी हैव द अदर ऑप्शन सो वी कैन अवेल दैट वन. Coming towards the economic rent concept, economic rent is actually the net benefit from option taken minus opportunity cost. So नेट बेनिफिट में हमारे पास आ जाता है जो भी हमने ऑप्शन ले लिया है उसका नेट बेनिफिट, जो भी हमारे पास उसका नेट इनटेक आ रहा है उससे हम अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इकोनॉमिक रेंट है. So it's kind of a difference between the net benefit and the opportunity cost, and this give rise to a measure of overall gain when we choose the best option rather than going for the next best one. The difference is called the economic rent. जैसे रेंट होता है, घर का रेंट होता है कि घर बना लिया है और उसका एक मंथली रेंट आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक रेंट में हम इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ले रहे हैं, सो नेक्स्ट बेस्ट जो हमने जो भी हमारे पास बेनिफिट आ रहे हैं नेक्स्ट बेस्ट के साथ, अगर हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, सो इन दोनों में किससे ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट आ रहा है या किसका पे ऑफ ज़्यादा है तो हम वो वाला ऑप्शन ले लेते हैं. तो इट मीन्स कि हम उसका इकोनॉमिक रेंट चेक करते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा इकोनॉमिक रेंट है. तो जिसमें इकोनॉमिक रेंट ज़्यादा आ रहा होगा सो वी विल गो विद दैट डिसीजन.
So coming to, let's taking the previous concepts of opportunity cost, um, reservation option, इकोनॉमिक कॉस्ट एंड इकोनॉमिक रेंट, हम चेक करते हैं कि अब यहाँ पर हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं. So take a scenario over here of going to a concert. Let's suppose the cost of the ticket of the concert is $25 और उसकी enjoyment value जो है that is $55. So net benefit concert का क्या हुआ, 55 minus 25 is 30, कि ये हमारे पास इसका benefit आ गया, ये इसकी cost आ गई, so it's 30. रिजर्वेशन ऑप्शन इज अर्निंग $22 फॉर बेबी सिटिंग. अब इसी एक ही घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आइदर वी गो फॉर अ बेबी सिटिंग एंड देन वी अर्न $22 ओवर देयर. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई $22 की. सो अब इसके अंदर हमने इसका इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कंसर्ट चेक करना है. तो इकोनॉमिक कॉस्ट, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट में हमने यही कहा था कि नेट बेनिफिट हमारे पास जो आ रहा है उससे हम ऐड कर देंगे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो हमने नेट बेनिफिट हमारे पास जो हमारे पास कॉस्ट आ रही, इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है, वो हमारे पास आ रही है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज एक्चुअली the addition of total cost. So this is the cost of the ticket और ये हमारे पास opportunity cost. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास economic cost आ जाएगी टोटल की. अब रेंट कितना आ रहा है हमारे पास, रेंट हमारे पास आ रहा है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास कंसर्न की है 47, क्योंकि वी हैव टू फॉरगो दिस $22 अर्निंग, देन वील गेट दिस $47. सो 25 तो इसकी अपनी कॉस्ट है और 22 हमने ये भी फॉरगो करना है, तो टोटल हमें इसको 47 का पड़ रहा है. अब इकोनॉमिक रेंट जो हम लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें हमने ये कहा था कि दिस इज द नेट बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी माइनस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि नेट बेनिफिट तो यहाँ का आ रहा है, कंसर्न का आ रहा है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन दोनों को हमने ऐड करके उससे सब्ट्रैक्ट किया है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ ये नहीं होगी कि हमने सिर्फ बेबी सिटिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करनी है, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वाली कॉस्ट भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है. सो 22 + 25 इज 47. सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग 47 फ्रॉम 55, सो वी गेट द रेंट ऑफ $8. सो $8 का अगर हमारे पास रेंट आ रहा है इस ऑप्शन के अंदर, सो वी विल गो विद दिस ऑप्शन एंड वी विल नॉट गो विद द अदर ऑप्शन. अच्छा जी, अब कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी. अब हमारे पास देखते हैं एक, वी हैव यू आर अ टैक्सी ड्राइवर इन मेलबर्न एंड you are kind of earning, you are able to earn, let me select green color, the $50 a day of work, and you have offered a ticket to Australia Open और उसकी cost है $40 की. And as a tennis fan, you are valuing the experience of 100. So normally cost इसकी 40 है, लेकिन इसकी worth जो आपके लिए benefit है या आपको इसकी उसका अच्छा मिल रहा है, benefit मिल रहा है, that's 100. So with this information, choose the correct answer. So opportunity, the first option is opportunity cost of the day at open is $40. Let's check कि opportunity cost जो हमारे पास एक दिन अगर हम ओपन में गुजारें तो उसकी 40 बन रही है. So opportunity cost है next best option. तो best option तो हमारे पास आ रहा है $50 का. So opportunity cost तो 50 की होनी चाहिए. So it means ये वाला question ये गलत हो गया. The economic cost of the day at the open is $40. इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे पास डे ओपन में $40 की है, तो ये ठीक है कि गलत है, लेट्स चेक. रिमेंबर कि इकोनॉमिक कॉस्ट की जो इक्वेशन है या फॉर्मूला है, इकोनॉमिक कॉस्ट हमें कहता है लेट्स सपोज EC इज इक्वल टू जितनी भी कॉस्ट आ रही है हमारे पास प्लस हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो कॉस्ट इसकी आ रही है आपको 40 की और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 50 की. सो ये हमारे पास टोटल बना 90 का. ये 90 आ रहा है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, सो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Now taking the third option, the economic rent of the day at the open is $10. कि economic rent क्या है? अब economic rent की equation क्या है? Economic rent equals to जो हमने पीछे concept किया, अगर हम उसको देखेंगे, so economic rent is net benefit minus opportunity cost.
अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको मैंने उधर कहा था कि सारी की सारी कॉस्ट हमने डालनी है, ठीक है। तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है, नेट बेनिफिट हमारे पास आ रहा है 100 का, ये वाला बेनिफिट जो हमने लिया, और कॉस्ट क्या आ रही है दोनों की इकट्ठी करके, सॉरी इट्स अ माइनस, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट, ओके। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ऑप्शंस की क्या आ रही है, 50 प्लस 40, सो 50 प्लस 40 इज 90, है ना, यही वाला है ना, 50 प्लस 40, ये हमने यही कैलकुलेट किया। सो इट मीन्स इट्स 50 प्लस इट्स 90, सो 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10, सो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन ये ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। एंड यू वुड हैव पेड अप टू $100 फॉर द टिकट। नहीं, ये तो हमने पेमेंट तो 40 की है, ये तो इसका एक्सपीरियंस का वर्थ है, वैल्यू है, सो वो हमने लेने। सो दिस इज हाउ वी नॉर्मली कैलकुलेट द क्वेश्चन। सो अगर असेसमेंट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो यू मस्ट नो हाउ टू सर्च इट आउट और हाउ टू कैलकुलेट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अच्छा जी, सो जिस तरह के हमने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, और हमारे पास इकोनॉमिक रेंट के, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनोवेशन रेंट्स के एंड रिलेटिव प्राइसेस के। सो व्हाट इज इनोवेशन रेंट? इट्स अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक रेंट. It's a form of economic rent, and the extra points may be extra points made by exploiting an invention provide incentive to taking action. So एक इनोवेशन रेंट्स ये हैं, जिस तरह हमारे पास इकोनॉमिक रेंट है कि हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जो हमारे पास बेनिफिट आ रहा है वो माइनस करें तो हमारे पास रेंट आ जाता है। इनोवेशन में ये आ रहा है कि कोई सी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सो इनोवेशन में अगर हमने उसको इनोवेट किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दी या नई तरीके से हमने उसको प्रेजेंट किया, सो हाउ मच एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट विल बी गेटिंग to earn more money. Just take an example of, let's suppose, restaurants. एक ढाबा है, ढाबे के ऊपर आपको बिरयानी मिल रही है, उसकी कॉस्ट आपको let's suppose 200 रुपये प्लेट मिल रही है। वही बिरयानी है, वही ढाबे वाला लेट्स सपोज किसी रेस्टोरेंट को वही अपनी देश की बिरयानी की बेच रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट पे उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आ रही है। वाई इट इज़ सो? what they have done, they have innovated a different way of presenting it. They have hired a space, जगह ले ली है, होटल अपना सेटअप कर लिया है, सारी कुर्सियाँ में सही रख ली हैं, कांटे छुरी चमचे ये सारे रख के वही बिरयानी आपको उस प्लेट में दे रहे हैं, एंड दे आर लाइक चार्जिंग 500 फॉर दैट plate of a biryani. So this is what called an innovation rent. Like it's the same thing, but we are getting it in a different form. Let's take one more example. Let's suppose अगर हम देखिए हमारे यहाँ पे एक लोकल प्रोडक्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ जिसको हम गुड़ का पतीसा या चीनी का पतीसा या जो भी हम कहते हैं वो मिलता है, और सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा आता है। अब उसी को इनोवेट किया है डिफरेंट कंट्रीज़ ने, लेट्स सपोज बैंकॉक में उसको इनोवेट किया गया है या इंडोनेशिया में उसको इनोवेट किया गया। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन द स्मॉल पीसेस ऑफ इट, सेम ऑफ इट, 1-2 इंच के पीसेस लेके, एंड they have packed it in the wrapper and they are selling it on high prices. So this is kind of an innovation rate. The extra money that we are profits that they are making from that specific innovation. So this is how innovation rents is termed as. Relative prices are the price of one option relative to another, and it's expressed in a ratio of the two. So relative prices normally आपने हो सकता है इसके concept किए भी हों. So हम relative prices में different prices देखते हैं different options की relative to one another. कि हमारे पास इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक इंसेंटिव का है कि हमारे पास कितना बेनिफिट मिल रहा है इसी perspective. So let's suppose if you have 10,000 rupees and you want to buy a mobile phone, so you are going to a shop and you are asking for the relative mobiles. अब वो 10,000 के अंदर आपको 3-4 ऑप्शंस बता देगा। अब जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैकेजेस होंगे या सॉफ्टवेयर्स होंगे या एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छी होंगी, सो यू विल गो फॉर दैट वन. सो दिस इज़ हाउ वी नॉर्मली चेक फॉर रिलेटिव प्राइसेस, और हम दो चीज़ों की प्राइसेस हम मेजर करते हैं कि हमारे पास उसमें दोनों के रिलेशन में इंसेंटिव किस में ज़्यादा आ रहा है. सो अगर दूसरे ऑप्शन के अंदर हमारे पास ज़्यादा ऐप्स हैं और ज़्यादा हमारे पास what we can say informative apps हैं, so we will go with the other option. So this is what called how we actually choose between
between the two prices and what is it's expressed as. So relative prices में फिर हम दो चीज़ों को compare करके and then we select normally. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है एक्सरसाइज का, उसको हम करते हैं, देखते हैं, सो दैट आपकी इकोनॉमिक रेंट इकोनॉमिक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके. So now you have a choice of going for concert option A with $25 admission cost और a park option B. एक हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हाई वैल्यू थिएटर एंड लो वैल्यू थिएटर, और जबकि हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन बी के नाम से एक और ऑप्शन भी है, जिसकी जो कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है एंड दैट इज़ फ्री. ये जो हम बात करें ऑप्शन बी की और ओपन थिएटर की बात करें, लेकिन ऑप्शन ए एंड बी इन दोनों तीनों के दरम्यान हमने चूज़ करना है कि किसकी तरफ हमने जाना है. फिलहाल तो हम इन दोनों में चूज़ करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ हाई वैल्यू थिएटर एंड अ लो वैल्यू थिएटर. थिएटर के अंदर भी दो तीन स्टेप्स होते हैं ना, एक वो लग्जरी वाला होता है जिसमें आपको स्पेशल एरिया दिया जाता है जहाँ पे आपको अच्छा सा नज़र आता है या देख पाते हैं, और एक पीछे बैक साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शंस आती हैं. अगर आप जल्दी के टाइम पे चले गए तो आपको चेयर मिल जाती है. कॉस्ट आपके पास दोनों की आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सेम है, इसकी भी $25 है और इसकी भी $25 है. लेकिन ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, उसकी हाई वैल्यू है क्योंकि हमें उससे जो इन्जॉयमेंट मिल रही है दैट इज़ $50, और जो ऑप्शन बी है उससे हमारे पास इन्जॉयमेंट जो है $35 की है, ए की दूसरी चॉइस जो है, जबकि बी वाला ऑप्शन है दैट इज़ द फ्री वन. And the opportunity cost for foregoing this one and going for the B option is 15 and 15 both. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि इसको हम फॉरगो कर दें और इसके ऊपर हम चले जाएं, तो इट माइट बी फ्यूल चार्जेस और कोई पार्किंग के चार्जेस होंगे, मे बी दैट्स $15. सो हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट आ गई, एक हमारे पास 25 की कॉस्ट आ गई, एक हमारे पास 15 की कॉस्ट आ गई, और ये हमारे पास इंजॉयमेंट की कॉस्ट आ गई जो नेट बेनिफिट की फॉर्म में हमने किया था. अब नाउ कैलकुलेट इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक रेंट एंड व्हाट विल बी योर डिसीजन. सो रिमेंबर इकोनॉमिक कॉस्ट की इक्वेशन कि हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों में सेम यूज होगा. और रेंट का क्या है, हमारे पास नेट बेनिफिट है माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों की. सो कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये कॉस्ट आ रही है और ये कॉस्ट आ रही है. सो 25 प्लस 15 हमारे पास आ रहे हैं 34, इट्स 10 40, इससे 40 बन रहा है, और इनको करें तो ये भी सिमिलरली 40 आ रहा है. जबकि नेट बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हमारे पास आ रहा है 50 का, कि इससे हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन आ रही है दैट इज़ 50, और हम करेंगे 50 माइनस 10 टोटल जो अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट आ रही है. सो ये हमारे पास पड़ रहा है 10 का, और ये कितने का पड़ रहा है, इसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम आ रही है 50, तो ये हमारे पास नेट बेनिफिट क्या है 35 माइनस 40, सो 35 माइनस 40, सो हमारे पास इसका बेनिफिट आ रहा है -5. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट इट. नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि किस तरह की हमने कैलकुलेशन की है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए यही है हाई वैल्यू ऑफ थिएटर है, चॉइस ए एंड व्हाट वी कैन से ए बार, इसको ए बार कर देते हैं. सो $25 की हमारे पास चॉइस आ रही है, इंजॉयमेंट कॉस्ट ये है, और अगर हम वही हमने डायरेक्ट लॉस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ऑप्शन करी, सो 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 40 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 40, और इंजॉयमेंट कॉस्ट है इट्स 50 minus 40 equals to 10, and over here it's 35 minus 40, it's -5. So which decision you will go with? I will go with this decision क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, so इकोनॉमिक रेंट हमारे पास ज़्यादा है यहाँ पे से. So let's see the solution in the next slide. ये देखिए, so जो हमने किया वो यहाँ पर इस तरह से क्लियर आ गया. So this is also one of the example of going for the option of for how to calculate your economics cost, opportunity cost और economic rent. So ये आपके पास
डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। सो ऑप्शन ए के अगेंस्ट हमारे पास जो आ रहा है, इफ़ वी हैव गिवन द हाई वैल्यू ऑप्शन सो वी विल गो फॉर द थिएटर कॉन्सेप्ट, और अगर वी हैव गिवन द ऑप्शन लो क्वालिटी ऑप्शन है सो वी विल गो विद द पार्क कंसर्ट, पार्क की तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि उसमें ये -5 है तो बेहतर है कि हम उधर चले जाएं, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, फ्री है, तो it's better to go there. So this is how we normally calculate it. सो यहाँ पर हमारे पास एक और एक्टिविटी आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये आप लोगों ने खुद ही करनी है, ये अभी मैंने आपको नहीं करानी, ये आप खुद ही करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन इन 2012 दैट गेट यूनिवर्सिटीज ऑप्शन टू रेज ट्यूशन फी। So most choose the increased annual tuition fee of student from 300 to 900. So हमें ये बताएं कि this is the scenario and does this mean that the cost of going to university has tripled? इसका ये मतलब आ रहा है कि हमारे पास कॉस्ट इसकी ट्रिपल हो गई है, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ different might be different depending on whether you from accounting perspective or economic perspective आप किस तरह से सोच रहे हैं. So to simplify, assume that the tuition fee is out of pocket cost and ignore student loan. So ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है. This is your activity and you have to do it. अच्छा जी, सो यहाँ पर हमारे पास एक चूज द करेक्ट का क्वेश्चन अगेन आ गया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक रेंट. अब इकोनॉमिक रेंट की डेफिनेशन देखें और चीज़ें देखें और इसमें से आइडेंटिफाई करें कि इसमें किस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इकोनॉमिक रेंट है. अमाउंट द अमाउंट अ लैंडलॉर्ड रिसीव फॉर लेटिंग एन अपार्टमेंट, जो कि हम नॉर्मल रेंट की बात करते हैं, ये है. या अमाउंट यू पे टू हायर अ कार फॉर अ वीकेंड, इज दिस अ रेंट. The extra profit that a successful innovator makes on bridging a new product to the market before its competitors, and the extra profit that a firm makes when it doubles in size and that there are no changes to cost or the price for each unit of its output. अब इसमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला इकोनॉमिक रेंट की कौन सी डेफिनेशन है. सो ये आपका टास्क है. सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ. नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए, नेक्स्ट सेक्शन के लिए हम दूसरा लेक्चर की तरफ हम जाएंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.